The topic is that is to be discussed today, and it is here thermodynamics. Let me start this thermodynamics here. Here under this topic thermodynamics, हमारे पास एक सिस्टम होता है, and that is here thermodynamic system. तो thermodynamic system stand that कि आपके पास हमारे पास कोई एक सिलेंडर है, let it be. A cylinder is here and a gas is filled in this cylinder. इसके अंदर कोई गैस हमने फिल्ड कर दिया है, ये आप देख रहे हैं. तो एक सिस्टम बना देता है. वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल हियर. गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं. और यहाँ पे जो ये गैस मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. इसका अपना प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी है. तो ये एक सिस्टम बन जाता है. तो कोई भी जो थर्मोडायनामिक ऑपरेशन होगा या प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस हमें इस सिस्टम के लिए ही पढ़नी होती है. तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास थर्मोडायनामिक सिस्टम. सेकेंड थिंग, थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास होते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स. तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? ये वो पैरामीटर्स होते हैं जो इस सिस्टम को डिफाइन करते हैं या फिर जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है. तो नॉर्मली जो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं, प्रेशर इज हियर, वॉल्यूम इज हियर, टेम्परेचर इज हियर, इंटरनल एनर्जी है, ये हमारे पास थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते हैं. तो थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन हमारे पास होती है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ये गया. सेकेंड थिंग, यू नो वेरी वेल, आपको पता है P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा. थर्मोडायनामिक्स में हम ये हेल्प लेते हैं. ये गामा क्या होता है हम लेटर ऑन बात करेंगे आपसे. तो कोई भी रिलेशन PV इज इक्वल टू nRT, इस टाइप के आपके जितने रिलेशंस होते हैं ये सारे क्या हो जाएंगे? थर्मोडायनामिक इक्वेशंस हमारे पास हो जाएंगे. अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस. थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है? अगर आपके पास कहीं पर जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हमने देखे हैं, जिनको हमने ऑब्जर्व किया है, अगर उनकी वैल्यू चेंज होती है, तब हम ये कहते हैं कि प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस. वहां पे एक प्रोसेस हो रहा है, एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस वहां पर हो रहा है. ओके, पे आपके पास थर्मोडायनामिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं. तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि कहीं पर भी आपके पास कोई वेरिएबल चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया है, वॉल्यूम चेंज हो गया है, टेम्परेचर चेंज हो गया है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया, तो हम ये कहते हैं कि एक प्रोसेस हुई है. प्रोसेस यू ऑल नो वेरी वेल, आपको आइडिया पहले से ही केमिस्ट्री में आप जानते भी हैं. नंबर 1 इज आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकंड इज एडियाबैटिक प्रोसेस, थर्ड इज हियर आइसोकोरिक प्रोसेस. ये प्रोसेस हमारे पास होती हैं. फोर्थ इज आइसोबारिक प्रोसेस. Isothermal means temperature remain constant. Adiabatic means there is no heat exchange between system and surroundings. Isocoric means volume remain constant. And isobaric means pressure remain constant. In process में pressure क्या रहेगा? Constant रहेगा. Similarly, we having cyclic process. Cyclic process is here. Then reversible process, irreversible process. Number of process are here. तो जो मेजर प्रोसेस हमें नॉलेज होना चाहिए, वो ये बेसिक फंडामेंटल हमने चेक कर दिया है. बाकी जो और भी प्रोसेस हमारे पास आती हैं और रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस में हम उनको डिस्कस कर लेंगे. अब जब हम किसी सिस्टम को पढ़ते हैं, तो सिस्टम के लिए एक अलग से पैरामीटर डिफाइन होता है. दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. तो आपने थोड़ा सा इस इंटरनल एनर्जी को केयरफुली समझना है. इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम. जो सिस्टम आपने डिफाइन किया है, आपका सिस्टम ये है कि आपके पास यहाँ पे ये कंटेनर है, ये कोई हमारे पास सिलेंडर है, इसके अंदर एक गैस हमने फिल्ड कर रखी है. ओके, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, इन गैस मॉलिक्यूल्स की जितनी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स विल बी द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो इंटरनल एनर्जी, लिटरली इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्लस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. गैस मॉलिक्यूल का मोशन होगा, मोशन की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, और एज वेल एज जो गैस मॉलिक्यूल के अंदर उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा गैस मॉलिक्यूल का, वंडर वॉल अट्रैक्शन होगा, उसको हम कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो पोटेंशियल एनर्जी को बना देगा. तो टोटल एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की, वही हमारी इंटरनल एनर्जी बन जाती है. लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझना है, जब भी हम आइडियल गैस की बात करते हैं, आइडियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता. गैस मॉलिक्यूल में कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता. अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. जो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, वो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, किसी इंटरेक्शन की वजह से ही एग्जिस्ट करती है, या तो अट्रैक्शन है या रिपल्सन है. अब गैस मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स में कोई इंटरेक्शन नहीं होता,
पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जो आइडियल गैस के लिए हम डिस्कस करते हैं, देयर विल बी ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल की, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इट मींस इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडिंग ओनली ऑन टेम्परेचर। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता था। किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। तो दिस यू इज द इंटरनल एनर्जी, ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है। ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, इट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, इट मींस वहां पे इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये पॉइंट आपने दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल्ड हियर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हम सीधे इसकी बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बोलता है कि कोई सिस्टम हमारे पास है और हमने उसको हीट सप्लाई किया है। ये सिस्टम मेरे पास है, थर्मोडायनामिक सिस्टम हमारे पास है, यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और आपने यहाँ से हीट सप्लाई किया DQ। तो जैसे हम यहाँ से हीट सप्लाई करेंगे तो हीट कहाँ यूज हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब बात समझ गए, जैसे आपने यहाँ हीट सप्लाई किया तो डेफिनेटली यहाँ इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। और एज वेल एज एक पॉसिबिलिटी और भी है, ये जो पिस्टन है ये पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा, यानी वर्क डन हो जाएगा। इट मींस DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी मैं वर्क डन की आपसे बात करूंगा कि किसी प्रोसेस में वर्क डन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो मैं अभी आपसे बात करता हूँ। तो DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। DQ हीट सप्लाइड है, DU इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, DW इज द वर्क डन। लेकिन आपने इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो फ्लोट हम यूज कर रहे हैं, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW जो हम यूज कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन श्योरिटी की नहीं होती। श्योरिटी का मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि इंटरनल एनर्जी हमेशा बढ़े, ये जरूरी नहीं है कि वर्क डन हमेशा हो। ये हम अभी क्लियर कर देंगे आपको कि किस तरह से इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में सिस्टम क्या बोलता है, सब फ्लोट क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है। कि अगर आपने सिस्टम को हीट सप्लाई कर दिया तो हीट सप्लाई करने से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा तो एज वेल एज वर्क डन भी होगा। ये बेसिक पॉइंट किसने कहा है, फ्लोट ने कहा है। लेकिन ये एसेंशियल नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि श्योरिटी जो है इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। आप समझ गए बात को। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी ही नहीं। या आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसमें वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो आपने लिटरली आपने याद रखना है DQ इक्वल टू DU प्लस DW। अब यहीं पर थोड़ा सा मैं आपसे बात कर दूं बिफोर डिस्कसिंग द नेक्स्ट पॉइंट हियर कि किसी प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है। तो वर्क डन इन अ प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हमारे पास है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस हमारे पास है, तो उसमें जो वर्क डन होता है, दिस वर्क डन इज सिंपली PdV, सिंपलेस्ट वन, वर्क डन इज इक्वल टू PD। ये हम ड्राइव कर सकते हैं, इसको हम इजीली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपलेस्ट वन जो वर्क डन होता है आपके पास, मैं आपको हल्का सा आइडिया दे दूं, वर्क डन इज इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। एंड फोर्स कितना होता है, प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि जो गैस है, जो सिस्टम है, उसका प्रेशर एग्जिस्ट करेगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx आ जाएगा। और एरिया इनटू dx कितना आ जाएगा, आप बात समझ गए, एरिया इनटू dx क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, PdV से। तो आपको सिंपलेस्ट तरीके से इसको समझना है कि वर्क डन कहीं पर भी होगा तो आपको PdV से ही उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। इज द वर्क डन इन अ प्रोसेस। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो DV क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। अदरवाइज कोई भी प्रोसेस हमारे पास होगी तो वर्क डन का फॉर्मूला आपका PdV रहेगा। एट द सेम टाइम हमारे पास होते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम को अगर हम यूज करते हैं, यूजिंग द इंडिकेटर डायग्राम हियर, कि इंडिकेटर डायग्राम में आपके पास एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा आपको बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, PV ग्राफ इसको हम बोल लेते हैं। तो किसी प्रोसेस में PV ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंडिकेटर डायग्राम। वो उस प्रोसेस के लिए इंडिकेटर डायग्राम होता है, चाहे कोई क्लोज भी हो सकता है, आइसोथर्मल हो सकता है, एडियाबेटिक हो सकता है, आइसोकोरिक हो सकता है, आइसोबारिक हो सकता है। उसके लिए हमें P और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करना होता है। लेट इट बी कोई ग्राफ आपके पास इस तरह से है, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं इसको, ये ग्राफ आपको मेंशन्ड है। अगर आपको ये ग्राफ दे रखा है तो इसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंडर का एरिया कैलकुलेट करना है। आप जब इसका PV ग्राफ के अंडर का एरिया कैलकुलेट करेंगे, दिस एरिया गिव्स यू द वर्क डन इन द प्रोसेस। तो वर्क डन इन प्रोसेस कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर PV ग्राफ। ये पॉइंट आपने बड़े ध्यान से समझना है, इसको आपने थोड़ा दिमाग में रखना है कि किसी भी ग्राफ के लिए आप जब वर्क डन की बात होगी तो वर्क डन में आपने PV ग्राफ लेके चलना है, उसके अंडर का एरिया क्या हो जाएगा, हमारे पास वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग PdV
सेकेंडली बाय यूजिंग एरिया अंडर VT ग्राफ, जो आपको प्रॉब्लम में मेंशन होगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है, जो DQ हीट हम सिस्टम को देते हैं, जो हीट सप्लाई सिस्टम को होती है, तो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में जब सिस्टम को हम हीट सप्लाई करते हैं तो हमेशा तो उस टाइम पे हीट का फॉर्मूला होता है Q is equal to mc delta T. C is the specific heat here. तो ये जो Q is equal to mc delta T जब भी हमें यूज करना होगा, अप्लाई करना होगा किसी गैस के लिए, तो उस गैस में दो पॉसिबिलिटी सामने रहती हैं। वो दो पॉसिबिलिटी ये होती हैं कि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम है या फिर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो स्पेसिफिक हीट ये हम यूज कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में यूज करनी पड़ेगी, यानी CV हो जाएगा CV, और M यहाँ पे मास है, तो लेट इट बी, हम ये मोलर मास की मैं बात कर रहा हूँ, M क्या है, मोलर मास हमारे पास है, ठीक है, और ये कितना है, 1 है, 1 मोल के लिए आप डिस्कस कर रहे हैं। मोलर मास है, आपके पास गैस कितनी दे रखी है, 1 मोल गैस इज गिवन टू यू, तो 1 मोल गैस अगर होगी तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो Q आएगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, वो कितना हो जाएगा, तो DQ में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस DQ बिकम, आपने ध्यान रखना है, ये हो जाएगा 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, CV dt हो जाएगा। अगर आपके पास म्यू मोल्स है तो आप म्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो म्यू CV dt, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, तो अगर आप वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन कम्स आउट टू बी PdV। लेकिन हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की, कांस्टेंट वॉल्यूम पे dV क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dV अगर 0 हो गया तो dW इक्वल टू P into 0, तो वर्क डन 0 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे फ्लोट को यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करते हैं, तो कितना हो जाएगा, dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। तो dQ कितना है आपके पास, ये आपने सॉल्व कर रखा है, म्यू CV dt इज इक्वल टू du प्लस dW 0। इन दिस वे एक जो बेसिक रिजल्ट आपके सामने आया है, मुझे आपको ये रिजल्ट थोड़ा समझाना था आपको, म्यू CV dt इज द आंसर हियर। तो कांस्टेंट प्रेशर अगर हम गैस को हीट अप करेंगे तो जो स्पेसिफिक हीट ली जाएगी वो स्पेसिफिक हीट होगी एट कांस्टेंट प्रेशर, और वो होती है CP, कैपिटल CP। ध्यान में रखना आपने, अभी ये कैपिटल CP की बात हो रही है, इट्स नॉट स्मॉल CP। कैपिटल CP स्टैंड दैट मोलर स्पेसिफिक हीट, और हम डिस्कस कर रहे हैं म्यू मोल्स के लिए। तो अगर हम CP ऐसे यूज करेंगे, आपका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। तो Q कितना हो जाएगा, DQ आ जाएगा, इज इक्वल टू मास कितना है, म्यू मोल्स हमें गिवन है, लेट इट बी। तो C कितना हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, इट बिकम CP एंड dt will become dt here. In this way dq is equal to mu cp dt, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो जो dq होता है, अब इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि जो dq is equal to du plus dw, इसमें dw 0 नहीं है। एक बेसिक पॉइंट है ये, अगर किसी सिस्टम को हम हीट सप्लाई करते हैं तो वहां पे आपके पास dq is equal to mu cp dt होता है और du is equal to mu cv dt होता है। ये बेसिक फंडामेंटल है। du is equal to mu cv dt जो आप सामने देख रहे हैं, ये हम किसी भी प्रोसेस के लिए लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब दे रखा हो तभी होगा, आप कांस्टेंट प्रेशर पे भी इसको लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने उस सिस्टम को एट कांस्टेंट वॉल्यूम ट्रीट किया, अभी तो प्रॉब्लम में कांस्टेंट प्रेशर बात हो रही है, लेकिन अगर हम उसी सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम ट्रीट करते हैं तो उस टाइम पे du is equal to क्या हो जाएगा, mu cv dt हो जाएगा, हम उसको यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन आता है कि du is equal to mu cv dt किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो मैक्सिमम बच्चे आंसर दे देते हैं इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। नहीं, ये सारी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, किसी प्रोसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आपने थोड़ा दिमाग में रखना है, वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, इट इज हियर कि जो हमारे पास CP CV होता है, इनके बीच रिलेशन होता है CP minus CV is equal to R, रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट, इट कॉल्ड एज मेयर्स फॉर्मूला। अगर आप यूनिट ऑफ हीट में लिखेंगे इसको, यूनिट ऑफ हीट की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा CP minus CV is equal to R by J, यूनिट ऑफ हीट में आ गया। और यहीं पर लेकिन ये जो कैपिटल CP कैपिटल CP है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप इसको ग्राम स्पेसिफिक हीट के लिखते हैं, ग्राम स्पेसिफिक हीट, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास इनटू ग्राम स्पेसिफिक। जैसे कार्बन की हम बात करते हैं तो कार्बन के 1 मोल में कितने ग्राम हो जाएंगे, 12 ग्राम, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया ग्राम को तो क्या बन जाएगा, मोलर बन जाएगा। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल CP माइनस स्मॉल CV इज इक्वल टू R बाई mj, ये आपको गिवन होगा। इसको हम कभी कभी स्मॉल r भी लिख लेते हैं, CP माइनस CV इज इक्वल टू स्मॉल r, दिस वन। लेकिन ये किसके लिए, इट इज फॉर ग्राम स्पेसिफिक हीट के लिए ये रिजल्ट हमारा यूज होता है। ये पॉइंट आपने रफली दिमाग में रखना। एक होता है गामा, गामा इज द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट CP अपॉन CV। ये CP अपॉन CV का एक रिजल्ट होता है, गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV, और गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। थोड़ा सा इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन तभी मैं आपको आइडिया देता हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब ये होता है
कि जो मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है, उस गैस मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वो गैस मॉलिक्यूल कहां-कहां अवेलेबल हो सकता है। इन जनरल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज सिंपली इट टेल्स अस दैट कहां-कहां प्रोबेबिलिटी उसकी हो सकती है, वो गैस मॉलिक्यूल हमें किस-किस एक्सिस में मिल सकता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे 1 डायमेंशन मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन है, 3 डायमेंशन मोशन है। तो बी अलर्ट, कोई जो गैस मॉलिक्यूल होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल हमारे पास है, ये मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक गैस का सिंगल मॉलिक्यूल हमारे पास होगा, तो इसके हमारे पास 3 डायरेक्शन में इसका मोशन पॉसिबल होता है, एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, या फिर जेड एक्सिस में है। तो इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल होती है। मोनोएटॉमिक गैस में सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होता है। अभी मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूं इसको, क्योंकि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो डायएटॉमिक गैस के लिए हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 5 हो जाती है। तो अभी फिलहाल आपने थोड़ा सा अपने टॉपिक को डिस्कस करने के लिए इन 2 पॉइंट्स को भी याद रखना है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना है? 3 है। डायएटॉमिक गैस के लिए कितनी है? 5 है। और यहाँ पर एक रिजल्ट और अपन ध्यान में रखना है कि गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv, जो आपने अभी ड्राइव किया, ये रिलेशन होता है इसका, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ। इफ गामा इज अननोन टू यू, देन यू कैपेबल टू फाइंड आउट द गामा हियर। आप गामा को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इजीली गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम में, सीधे गामा की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। एफ की वैल्यू आपको पता है मोनोएटॉमिक है या फिर डायटोमिक है। जो इंटरनल एनर्जी किसी गैस की होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है mc डेल्टा टी, जो हम अभी पढ़ रहे थे। तो मोलर मास हमारे पास म्यू आ गया था, म्यू cv dt, ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है du। तो किसी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी जो हम डिफाइन करते हैं वो क्या हो जाएगी? u इज इक्वल टू म्यू cv एट t हो जाएगी, लेट इट बी। अगर हमने टेम्परेचर को 0 से राइज किया है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा? t आ जाएगा। तो ये किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, थोड़ा ध्यान में रखना है इस पॉइंट को। u इज इक्वल टू म्यू cv dt, ये इंटरनल एनर्जी होती है किसी गैस की। तब आपको यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी आपने फाइंड आउट कर दी। अब आपको जरूरत पड़ेगी Cv की, नहीं रिक्वायर्ड Cv। तो Cv हम कैसे सॉल्व करते हैं? Cv का स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास होता है, जो कि आपको सीधे रिजल्ट्स को यूज करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दिस Cv इज इक्वल टू Fr/2 इज टू बी केप्ट इन माइंड। Cv कितना रहेगा? Fr/2, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। F क्या है? यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, R आपके पास गैस कांस्टेंट है, 2 इज यहाँ से Cv कैलकुलेट हो जाएगा, आप यहाँ पुट कर लेंगे तो यहाँ से U कैलकुलेट हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद जो आपको प्रॉब्लम में गिवन है वहां हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। Cp कितना हो जाएगा? यू नो वेरी वेल, Cp माइनस Cv इक्वल टू, यू गॉट इट हियर, R। तो Cp कितना हो जाएगा? R प्लस Cv। अब Cv आपको नॉलेज है Fr/2, आप यहाँ से पहले Cv को सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद Cp आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cv कितना हो जाएगा? 3R/2 हो जाएगा, क्योंकि मोनो के लिए F की वैल्यू कितनी है? 3, आपने 3 पुट कर दिया, 3R/2 इज द मोनोएटॉमिक गैस हियर। तो Cp इज इक्वल टू हो जाएगा Cv प्लस R, ये रिजल्ट मैंने यूज कर लिया। Cv कितना है मेरे पास? 3R/2 प्लस R कितना आ जाएगा? यू गॉट इट हियर, 5R/2 इज द आंसर। इस तरह से हमें प्रॉब्लम को डील करना है, इस तरह से क्वेश्चन को समझना होता है। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन थर्मोडायनामिक्स हियर। द स्टेटमेंट इज a sample of ideal gas gamma is equal to 1.4 is heated at constant pressure. If an amount of 100 joule heat is supplied to the gas, the work done by the gas is. Let me answer this question. तो प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि गैस को हमने 100 जूल ऑफ हीट सप्लाई किया है, तो जो हीट हमने सप्लाई किया वो कितना है? 100 जूल है। बड़े केयरफुली देखो इस क्वेश्चन को, dq is equal to 100 जूल, इट इज गिवन टू यू। द फर्स्ट पॉइंट इज हियर, गामा इज आल्सो गिवन टू यू, गामा आपको दे रखा है 1.4, ठीक है। आपने इसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट अप किया है, ओके। आपको निकालना है वर्क डन, तो बी अलर्ट, आपको वर्क डन सॉल्व करना है। तीनों वेरी वेल आप अच्छी तरह जानते हैं, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। कोशिश करते हैं एक बार, ये बेसिक पॉइंट हमारा है, फ्लोट हमने यूज कर लिया। बी अलर्ट, आपको dq गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है? वर्क डन। फाइंड आउट द वर्क डन आपको निकालना है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू dq माइनस t, यह जाएगा हमारे पास वर्क डन। अब आपने यहां से केयरफुली इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो मैंने जो पॉइंट्स, वो पॉइंट्स हमारे होते हैं, आपको याद रखना है ये पॉइंट कि dq इज इक्वल टू होता है म्यू cp dt। दिस cp इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो du होता है इट इज हियर म्यू cv dt। cv इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, यहां पे आपको वर्क डन निकालना है। आपको हीट सप्लाई इज गिवन टू यू, हीट सप्लाई कितनी दे रखी है? 100 जूल आपको दे रखी है।
हम एक काम करते हैं, जो dq है हीट सप्लाइड, इसको मैंने आउटसाइड ले लिया, यहां से क्या बचेगा 1 माइनस du by dq। हम सिंपलीफाई करना है हमने इसको, इट इज हियर dq as such, इट इज हियर 1 माइनस du। du का वैल्यू मैंने यहां पे मेंशन कर रखा आपको, इट इज du हियर। ये वैल्यू कितना आ जाएगा mu cv dt ओवर mu cp dt। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, dt dt ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आई एम गेटिंग इट हियर, इट बिकम dq into 1 minus cv upon cp। अब यहां से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, dq as such it is here 1 minus it is cv upon cp। ये क्या हो जाएगा 1 upon गामा नहीं हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, dq कितना दे रखा आपको 100 दे रखा है, इट इज here 1 minus 1 upon गामा कितना होता है 1.4 दे रखा आपको क्वेश्चन में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इट बिकम योर 100 into 0.4 upon 1.4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 28.57 जूल। It is the correct option is C is the correct option of the problem here. The next question on thermodynamics is here. The quantity PV upon KT, K is being the Boltzmann constant, represent here. A option is number of moles of the gas, B option is total mass of the gas, C is number of molecules in the gas, and D is density of the gas. C part, number of molecules of the gas. T is being temperature, K is the Boltzmann constant. You all know very well, जो PV होता है, PV is equal to mu RT, आपको पता है, जहां म्यू क्या है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो कितना हो जाएगा PV is equal to mu RT upon KT। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो mu R by K is the Boltzmann constant, और आपको बिल्कुल याद है K is equal to R by N। ये N यहां पे होता है एवोगाड्रोस नंबर, इट बीइंग एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा mu R upon K is R by N। You will see that mu into n, mu क्या है, mu is being number of moles, ये mu क्या होता है हमारे पास number of moles होता है, और ये n क्या है एवोगाड्रो नंबर है। तो आप अच्छी तरह समझ गए, जो mu n बनेगा क्या बनेगा total number of molecules बन जाएगा, it become here total number of molecules, and in this way your correct answer is C is the correct option. The next question based on thermodynamics is, in the process PV is equal to constant, pressure P versus density rho graph of an ideal gas is a straight line parallel to p axis, first option, second option is a straight line parallel to rho axis, third option is a straight line passing through the origin, and D option is parabola। इसका सॉल्यूशन हम कैसे चेक करेंगे, आपको दे रखा है PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो PV इक्वल टू अगर कांस्टेंट हमें गिवन है, बड़े आराम से आपको समझना है, आपको डेंसिटी इंट्रोड्यूस करनी है यहाँ पे, तो डायरेक्ट आ जाएगा, आप जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू, यू गेटिंग इट हियर मास अपॉन डेंसिटी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे P into mass upon density is equal to constant. In this way, P upon rho is equal to constant, mass is being constant, and therefore P is proportional to rho. It means जो प्रेशर और डेंसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन होगा, प्रेशर यहाँ ले लिया आपने, डेंसिटी यहाँ ले लिया, it will be straight line passing through origin. It means the C option is the correct option here. Next question based on thermodynamics is, an ideal monatomic gas undergoes a cyclic process ABCA as shown in figure. The ratio of heat absorbed during AB to the work done on the gas during BC is, and the four options are given to you. A option is 5 by 2 log 2, B option is 5 by 3, C option is 5 by 4 log 2, and D option is 5 by 6. इस क्वेश्चन को प्रोसेस में लाने के लिए एक बार बड़े ध्यान से समझना, इट बीइंग साइक्लिक प्रोसेस, और वो साइक्लिक कैसे है, A to B, then B to C, and then C to A। इस प्रोसेस को बहुत केयरफुली देखेंगे कि पहले चेक करेंगे AB को, तो AB प्रोसेस क्या रहेगी, तो AB प्रोसेस को आप केयरफुली देख रहे हैं यहाँ पे, AB के लिए वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के है, बहुत केयरफुली समझना इस पॉइंट को, वॉल्यूम आपका इस एक्सिस में है, टेम्परेचर इस एक्सिस में है, और दोनों प्रोपोर्शनलिटी में स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। यू नो वेरी वेल PV इज इक्वल टू होता है म्यू RT, PV इज इक्वल टू म्यू RT, यू नो वेरी वेल। अब यहाँ पे V इज प्रोपोर्शनल टू T क्या रहा है, V प्रोपोर्शनल टू T के है, इट मींस जो P है ये P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तभी तो V इज प्रोपोर्शनल टू T होगा। अब प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो प्रोसेस कैसी होती है, यू नो वेरी वेल, इट बीइंग हियर आइसोबारिक प्रोसेस। तो जो AB हमारे पास है वो आइसोबारिक प्रोसेस है, एक बात क्लियर हो गई है। ओके, सेकंड इज हियर, लेट यू डिस्कस B2C। तो B2C क्या हो जाएगा, आप अच्छी तरह देख रहे हैं, B2C में टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो जितना टेम्परेचर है B पर है उतना टेम्परेचर पॉइंट C पर है, इट मींस BC इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी। अगर हमें वर्क डन की जरूरत पड़ेगी तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन मैं आपको बता देता हूं,
ये होता है म्यू आर टी, जिस टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं, एल एन V2 अपॉन V1। इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे म्यू आर टी टेम्परेचर कितना है, 2T है हमारे पास। टेम्परेचर कितना है, ये प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं, दिस टेम्परेचर इज 2T नॉट, इट इज 2T नॉट, और ln V2 अपॉन V1। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन आपने मेंशन कर दिया, म्यू आर टी ln V2 अपॉन V1। V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम ये है हमारे पास C है, तो आपने यूज कर लिया, V2 आपके पास V नॉट आ जाएगा, और इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना हमारे पास 2V नॉट है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको प्रॉब्लम में दे रखा है वर्क डन ऑन गैस, और वर्क डन ऑन गैस हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन यूज कर दिया है। और नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन की वजह से जो लॉग की जो टर्म्स हैं ये रेसिप्रोकल हो गई हैं, और यहाँ से ये लॉग ln2 आपका आंसर आ गया है। Ca इज हियर, आप देख रहे हैं इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो Ca में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया हमारा, इसका मतलब कौन सी प्रोसेस है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। आप देख रहे हैं इस बात को, आप इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ रहे हैं, इट बीइंग आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस में यू नो वेरी वेल dV is equal to 0, therefore work done from C to A will be equal to PdV and it become here equal to 0। तो आपने यहाँ से ये वर्क डन भी कैलकुलेट कर दिया CA का, और यहाँ से आपने BC का भी वर्क डन कैलकुलेट कर दिया था, ये वाला। अब आपको एक बार जो स्टार्टिंग का पॉइंट था हमारा AB में वर्क डन कितना हो जाएगा, AB को अगर हम चेक करते हैं, इसमें वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन फॉर A to B एंड इट बिकम हियर, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, PdV होता है, इज द ये PdV। अब PdV को अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी हो जाएगा, ये PdV इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इट इज हियर PdV इज इक्वल टू म्यू इनटू आर dt, यू नो वेरी वेल, PV इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू आर टी होता है, तो PdV विल बिकम ऑटोमेटिकली म्यू आर dt। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका म्यू आर dt, dt मींस चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यू आर, dt कितना है, T नॉट, 2T नॉट माइनस T नॉट कितना हो जाएगा, इट बिकम अगेन T नॉट। इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, AB में ये वर्क डन आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, उस बात को आप ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है द रेशियो ऑफ हीट अब्सॉर्ब ड्यूरिंग A to B। अब A to B प्रोसेस को आप देखेंगे ना, तो A to B में कितनी हीट अब्सॉर्ब होगी, ये आपने सॉल्व करनी है, इसको आपने फाइंड आउट करना है। मींस dq जो हीट अब्सॉर्ब हमारे पास है, इट इज dq फॉर AB ओवर वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग BC। तो वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग BC, ये रेशियो हमने कैलकुलेट करना है। तो dq AB आप कैसे सॉल्व करेंगे, dq फॉर दिस AB and it being here dq on this AB is here isobaric process। isobaric means pressure is constant, तो प्रेशर कांस्टेंट है, यू नो वेरी वेल, आपसे बात हो रखी है मेरी, उस टाइम पे dq कितना होता है, ये होता है हमारा म्यू Cp dt, इज टू बी केप्ट इन माइंड। अब यहाँ पर dt कितना हो जाएगा, अब A से B तक पहुंचने में आप देख रहे हैं यहाँ पे T नॉट से हम 2T नॉट तक पहुंच गए, तो dt कितना हो गया हमारे पास, T नॉट आ गया, तो dq कितना हो जाएगा, दिस dq इज इक्वल टू म्यू Cp एंड दिस dt कम्स आउट टू बी T नॉट, चेंज इन टेम्परेचर T नॉट आ गया। अब आपको Cp निकालना पड़ेगा, यू नो वेरी वेल, जो गैस आपको गिवन है वो गैस है मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो Cv होता है, यू नो वेरी वेल, Fr/2, मोनो के लिए F होता है 3R/2, लेकिन आपको यहाँ पे Cp चाहिए, यू नीड दिस Cp, यू नो वेरी वेल, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R एंड देयरफॉर Cp विल बी इक्वल टू Cv प्लस R। ये वैल्यू हम पुट करेंगे, इट बिकम हियर 5R/2 इज द वैल्यू ऑफ Cp इज हियर, तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, dq comes out to be mu and Cp is equal to 5R/2 into T नॉट। तो लेट यू पुट द वैल्यूज हियर, तो जो वैल्यू आपको निकालनी है वो निकालनी है dq अपॉन वर्क डन फॉर B to C। dq आपने कितना निकाला, म्यू into 5R T0/2 एंड वर्क डन फॉर B to C आपने फाइंड आउट कर रखा है, ये रहा, यहाँ से आपने B to C में वर्क डन निकाल रखा है 2 म्यू R T0 ln2, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इट इज हियर 2 म्यू नॉट ln 2 और RT नॉट इज हियर, ये आपके पास वर्क डन आपने सॉल्व किया था। RT नॉट यहाँ भी आपके पास है, यहाँ भी आपके पास है, यहाँ से आपके पास म्यू इज हियर, इज नॉट म्यू नॉट, इज म्यू सिंपली म्यू हियर, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/4 एंड ln2 is the answer here। It means the correct option of the problem is this one, C is the correct option।